आज हम कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कृषि क्या होती है और कृषि के कितने प्रकार हैं। मिट्टी को जोतना, उसमें विभिन्न फसलें व फल उगाना तथा पशुपालन करने की कला और विज्ञान को कृषि कहते हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार की कृषि की जाती है। पहले है आदिकालीन अथवा प्रारंभिक निर्वाह कृषि। यह कृषि स्थान बदलकर की जाती है, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वनों को काटकर तथा जलाकर भूमि साफ करके यह कृषि की जाती है, इसलिए इसे कर्तन और दहन या काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। यह कृषि एक स्थान पर 2-3 साल तक ही होती है। यह कृषि जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, जिसमें प्रति व्यक्ति और प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम होती है। यह कृषि आदिम कृषि औजारों से यानी कि पुराने समय के औजारों से ही की जाती है। लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार या समुदाय श्रम की मदद से ही ये कृषि की जाती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसकी प्रमुख फसलें हैं मक्का, कसावा, केला। दूसरी है गहन निर्वाह जीविका कृषि। यह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, इसलिए कृषि भूमि पर अधिक दबाव होता है। इस कृषि में प्रति व्यक्ति व प्रति हेक्टेयर उपज प्रारंभिक निर्वाह कृषि की अपेक्षा अधिक होती है। किसान पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का स्वामी होता है। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक मशीनों तथा उपकरणों का प्रयोग होता है तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। यह कृषि एक ही स्थान पर की जाती है, इसलिए इसे स्थानबद्ध कृषि भी कहते हैं। यह कृषि 2 प्रकार की होती है। चावल प्रधान, जिसमें चावल की फसल उगाई जाती है, और दूसरी है चावल रहित, जिसमें चावल के अलावा गेहूं, सोयाबीन, जौ, ज्वार, बाजरा इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। फिर है वाणिज्य कृषि। इस प्रकार की कृषि में मुख्य तौर पर अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त की जाती है। कृषि के वाणिज्यकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल के अंतर्गत आती है। रोपण कृषि। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, जो प्रमुख रूप से व्यापार के लिए ही की जाती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ का काम करती है, यानी कि ज़्यादातर जो रोपण कृषि का जो उत्पादन होता है वो उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्रों में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं।
भारत की फसल ऋतुएं। हमारे देश में उत्तरी व आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की फसलें अधिकतम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित हैं, जैसे चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर। और यह फसल जून से सितंबर के महीनों में बोई और काटी जाती है। रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। इस समय कम तापमान, शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलों की बुआई की जाती है। जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होती है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और ज़्यादातर चारे की फसलें उगाई जाती हैं, जो अप्रैल से जून महीनों के बीच में उगाई जाती हैं। 3 प्रकार की फसल ऋतुएं देश के दक्षिणी भागों में नहीं पाई जाती, क्योंकि वहां पर पूरा साल एक ही तरह का तापमान रहता है, जो कि उष्णकटिबंधीय प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त होता है, जबकि उत्तर भारत में अलग अलग प्रकार का तापमान होने के कारण 3 अलग अलग प्रकार की फसलें साल में उगाई जाती हैं। इसलिए देश के दक्षिणी भाग में जहां भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक कृषि वर्ष में एक ही फसल 3 बार उगाई जाती है, जबकि उत्तरी भारत में एक कृषि वर्ष में 3 अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आगे हम भारत की प्रमुख फसलों का वर्णन करेंगे। चावल। भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेशों की महत्वपूर्ण फसल है। चावल की कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक भी हो सकती है। दक्षिणी राज्यों व पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें भी ली जाती हैं। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं, जिनके नाम है ओस, अमन तथा बोरो। हिमालय तथा देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु में खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। चावल को उगाने के लिए ऊंचा तापमान बोते समय 21 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। जल। खेत में 75 दिन पानी भरा रहना चाहिए, इसलिए चावल के लिए 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आदर्श होती है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल सिंचाई के द्वारा इसकी फसल उगाई जा सकती है। मिट्टी। उपजाऊ चिकनी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें अधिक समय तक नमी धारण करने की शक्ति होती है। श्रम। चावल की खेती में मशीनों से काम नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसकी कृषि के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चावल घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बोया जाता है और उनकी प्रमुख खाद्य फसल भी है। भूमि। नदियों के डेल्टाओं, बाढ़ के मैदानों में चावल खूब पैदा होता है। इसकी कृषि के लिए मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। उत्पादन। भारत विश्व का 21.2% चावल उत्पन्न करता है तथा चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। ये भारत के चावल उत्पादक राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, बिहार, उत्तराखंड। गेहूं। क्षेत्रफल और उत्पादन के संदर्भ में भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है।
देश के उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों का यह मुख्य आहार है। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इसे शरद अर्थात रबी ऋतु में बोया जाता है। गेहूं की कृषि समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई तक की जा सकती है। गेहूं को बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 15 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा आदर्श मानी जाती है। गेहूं को बोते समय भूमि में नमी या सिंचाई की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की कृषि नहीं की जा सकती। गेहूं अनेक प्रकार की मिट्टियों में बोया जाता है, परंतु चिकनी मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी गेहूं की कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। गेहूं की कृषि में ज्यादातर जो कार्य है वो यंत्रों के द्वारा होता है, इसलिए मानवीय श्रम की जरूरत इसमें कम पड़ती है। गेहूं की कृषि के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल होते हैं, क्योंकि समतल भूमि पर आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग सुगमता से हो सकता है। भारत विश्व का 11.7% गेहूं उत्पन्न करता है तथा चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है और 1960 के दशक में आई हरित क्रांति ने भारत में गेहूं के उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। ये भारत के गेहूं उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और हिमाचल। जवार देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। जवार को हम मोटे अनाज के अंतर्गत रखते हैं। इनमें ज्वार प्रमुख है, जो कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है तथा मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। दक्षिण राज्यों में यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। यह दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। तापमान ये गर्म तथा अपेक्षाकृत शुष्क प्रदेशों का पौधा है। इसके बढ़ने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। 45 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। यह फसल बिना सिंचाई के होती है। अधिक वर्षा इस फसल के लिए हानिकारक है। लाल, पीली, दोमट, जलोढ़, चिक्का, काली प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनमें ज्वार को उगाया जा सकता है। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश की आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये राज्य हैं जो ज्वार का उत्पादन करते हैं। बाजरा बाजरे का प्रयोग खाद्यान्न तथा पशु आहार के रूप में होता है। यह उत्तरी भारत में खरीफ और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ होती है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है, यानी कि बाजरे की फसल को अकेले भी बोया जा सकता है या दूसरी फसल के साथ मिक्स करके भी इसको उगाया जा सकता है। यह फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। जल और वर्षा 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है।
रेतीली, बलवी, दोमट, उथली काली प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनमें बाजरा की खूब पैदावार होती है। भारत में बाजरा उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। मक्का। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जिसका प्रयोग पशुओं को मोटा करने के लिए किया जाता है। यह फसल कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 3.6% भाग में बोई जाती है। 18 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, पाला और सर्दी इसके लिए हानिकारक होते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई दोमट जलोढ़ मिट्टियां इस फसल के लिए उपयुक्त होती हैं। भारत संसार का केवल 2% मक्का पैदा करता है। यह पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोया जाता है। भारत में मक्का कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। दालें। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के प्रमुख संगठक हैं। ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगिकरण के कारण मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती हैं। यानी कि दालें जमीन की उर्वरता को बढ़ाने में भी सहयोग करती हैं। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है। चना, अरहर, मूंग, मोठ, उड़द, मटर, मसूर और लोबिया भारत की प्रमुख दालें हैं। उपज की दशाएं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को छोड़कर दालें देश के सभी भागों में बोई जाती हैं। चना। भारत में चना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। अरहर। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में बोई जाती है। तिलहन। खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। देश के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। तिलहन मुख्यतः शुष्क भूमि की फसल है। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी है। अब हम पढ़ेंगे मूंगफली के बारे में। भारत विश्व में 15% मूंगफली का उत्पादन करता है। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। दक्षिणी भारत में यह रबी ऋतु में बोई जाती है। यह देश की कुल कृषि क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र पर फैली है। मूंगफली उत्पादक राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तोरिया व सरसों। तोरिया तथा सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा आदि। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं तथा भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भाग में रबी ऋतु में बोई जाती हैं। ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती। सरसों भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं। फिर है सोयाबीन। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में उगाई जाती है। सूरजमुखी राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों में उगाई जाती है। कपास। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। भारत छोटे रेशे वाली भारतीय व लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है।
अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है कपास को उगाने के लिए। वर्ष में 200 दिन पाला रहित होने अनिवार्य हैं। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पर्याप्त होती है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कपास की कृषि नहीं हो सकती। कम वर्षा वाले भागों में सिंचाई की सहायता से कपास की कृषि की जाती है। बाहरी दोमट व काली मिट्टी इस फसल के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। कपास को चुनने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। इसकी कृषि के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। भारत में कपास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में उगाई जाती है। पटसन। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, जिसको अब हम बांग्लादेश बोलते हैं, उस देश में चला गया। यह देश के कुल कृषि क्षेत्र के 0.5% भाग पर ही बोई जाती है। उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 90% सापेक्षिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पटसन के पौधे के लिए अच्छे जल निकास वाली कांप या दोमट मिट्टी आदर्श मानी जाती है। इसकी कृषि के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। तैयार पौधे को काटने, उनके बंडल बनाने, पानी में इन्हें सड़ाने एवं रेशे निकालने आदि कामों के लिए सस्ते श्रम की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। जूट उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। गन्ना। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र व उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जा सकती है। बांस की जाति के इस पौधे से मीठा रस निकलता है, जिसका प्रयोग चीनी, खांड तथा गुड़ बनाने के लिए किया जाता है। गन्ने की फसल लगभग 1 वर्ष में तैयार होती है। अंकुर निकलने के समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान लाभदायक रहता है, किंतु इसके बढ़ने के लिए 20 से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। पाला इस फसल के लिए भी हानिकारक है। 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता से गन्ने की कृषि की जा सकती है। गन्ने की खेती के लिए चूना तथा फास्फोरस युक्त गहरी तथा उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। गन्ना मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को शीघ्र समाप्त कर देता है, इसलिए इसके लिए नदी घाटियों की काप या दोमट मिट्टी आदर्श मानी जाती है। इसकी कृषि के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। सागरीय वायु तथा धूप गन्ने के रस में मिठास भरते हैं, इसलिए तटीय मैदान इसकी कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। गन्ने की खेती के
अधिकतर कार्य हाथ से होते हैं, इसलिए इसकी खेती में सस्ते तथा कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। यहाँ विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन होता है। देश के कुल कृषि क्षेत्र में 2.4% भाग पर गन्ने की कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्य भी गन्ने का उत्पादन करते हैं। चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थों के रूप में प्रयोग की जाती है। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है, यानी कि वहाँ से यह फसल हमारे देश में आई है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। चाय मानसूनी प्रदेश का पौधा है जिसके लिए 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है। चाय के लिए ओस और धुंध का वातावरण अनुकूल होता है। पत्तियों के निरंतर विकास के लिए वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से वितरित होनी चाहिए। चाय की कृषि के लिए गहरी सुप्रवाहित उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी में फास्फोरस, पोटास, लोहांश तथा जीवांश पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए ताकि चाय की झाड़ी तेजी से बढ़ सके। भूमि, चाय की झाड़ी में यदि पानी एकत्रित हो जाए तो पौधे की जड़ें गल जाती हैं और झाड़ी नष्ट हो जाती है। इसलिए चाय की कृषि पर्वतीय ढलानों पर की जाती है जहां पर पानी उन जड़ों में नहीं रुक पाता। चाय की पत्तियों को मशीनें नहीं चुन सकती। पत्तियों को चुनने, झाड़ियों की निराई, गुड़ाई तथा काट छांट आदि कार्यों के लिए सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है तथा विश्व का लगभग 21.8% चाय का उत्पादन करता है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। असम के कुल कृषि क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है। इसके अलावा भारत में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, तमिलनाडु इन राज्यों में भी चाय की खेती की जाती है। कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है, यानी कि ये भी एक प्रकार की औद्योगिक फसल है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा व लिबेरिका। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है कॉफी के लिए। अधिक सर्दी, पाला, तेज धूप कहवे के पौधे के लिए हानिकारक होते हैं। 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। लोहा, चूना तथा जीवांश युक्त मिट्टी कहवे के लिए श्रेष्ठ होती है। चाय की झाड़ी की भांति पानी एकत्रित हो जाए तो कहवे की जड़ें भी गल जाती हैं। इसलिए पर्वतीय ढलानों पर 800 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर इसे उगाया जाता है। कहवे के फल को एकत्रित करने, उनमें से बीज निकालने तथा अन्य बीजों को भूनने के लिए सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में विश्व का 3.7% कॉफी का उत्पादन होता है। ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया तथा होंडुरास के बाद भारत का विश्व में 7वां स्थान है।
देश के समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग केवल कर्नाटक राज्य से आता है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु राज्यों में भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है। उद्यान कृषि की फसलें। उद्यान कृषि की प्रमुख फसलें फल, फूल, सब्जियां, कंद फसलें, सुगंधित पौधे, औषधीय पौधे तथा मसाले इत्यादि हैं। जलवायु और भौगोलिक दशाओं की विविधता के कारण भारत में उद्यान कृषि की विविध फसलें उगाई जाती हैं। फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। विश्व में आम, केले, चीकू और नींबू के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में आम की सैकड़ों किस्में उगाई जाती हैं और आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र व अन्य प्रायद्वीप राज्य केले के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार लीची और अमरूद के लिए भी प्रसिद्ध हैं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। नागपुर के संतरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। अखरोट, बादाम, सेब, नाशपाती तथा खुबानी के लिए कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का नाम प्रसिद्ध है। मसालों के लिए दक्षिण भारत की भूमि अनुकूल है। काली मिर्च केरल के पश्चिमी घाट में पैदा किया जाता है। अदरक देश के पूर्वी राज्यों में पैदा किया जाता है। भारत विश्व का लगभग 40% काजू पैदा करता है। काजू के प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश हैं। यही 3 राज्य नारियल के भी प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत विश्व के लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। रबड़। प्राकृतिक रबड़ भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले हेविया ब्रासिलियेंसिस के दूध को सुखाकर प्राप्त किया जाता है। इस दूध या चिपचिपे रस को लेटेक्स कहा जाता है। रबड़ उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। रबड़ का प्रयोग टायर, ट्यूब, जूतों के सोल, खेलों का सामान इत्यादि बहुत सी चीजों के निर्माण में किया जाता है। इसके लिए 22 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है। 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए आवश्यक है। वर्षा साल भर होती रहे, कोई भी महीना शुष्क नहीं होना चाहिए। रबड़ का पौधा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, लावा से बनी काली मिट्टी तथा लैटराइट मिट्टी में भली भांति उगता है। रबड़ के बागानों में जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अतः उसके लिए तरंगित भूमि या साधारण ढाल वाली उच्च भूमि उपयुक्त रहती है। रबड़ के बागानों पर वृक्षों की देखभाल करने, दूध इकट्ठा करने, उसे सुखाने व कारखानों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त एवं सस्ता श्रम चाहिए। भारत में पहली बार 1880 के दशक में मालाबार क्षेत्र में रबड़ के बागान लगाए गए थे। वर्तमान में भारत में 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबड़ के बागान हैं। 2010-11 में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान था। रबड़ का प्रमुख उत्पादक केरल है, जहां रबड़ का 85% क्षेत्र है। इसके अलावा कर्नाटक और अंडमान निकोबार में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। प्रौद्योगिकीय एवं संस्थागत सुधार। आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध विकास के तहत कृषि को प्रमुखता देते हुए सरकार ने कृषि की आधुनिकता के लिए अनेक कदम उठाए, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसके अंतर्गत व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों को उगाया जाना, कृषि गहनता को बढ़ाना,
तथा कृषि योग्य बंजर तथा प्रतिभूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना था। कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ आम किसान तक पहुंचाने की प्रक्रिया ने कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। गहन कृषि जिला कार्यक्रम, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम चलाए गए, जिनसे विशेष तौर पर अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नीतियां योजनाएं बना के कृषि का विकास किया गया। हरित क्रांति। 1960 के दशक में कृषि विकास का एक कार्यक्रम बनाया गया, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया। जल यानी कि सिंचाई की विशेष सुविधाएं, नहरों, ट्यूबवेल इत्यादि का प्रयोग बढ़ाया गया। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग बढ़ाया गया। संस्थागत सहायता दी गई किसानों को। मंडियों का विस्तार किया गया। कृषि का मशीनीकरण यानी कि कृषि में अलग अलग प्रकार के यंत्रों का प्रयोग होना शुरू हुआ तथा उच्च उत्पादकता की किस्म के बीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स पर आधारित एक पूरा पैकेज लाया गया, जिसको पैकेज प्रौद्योगिकी, पैकेज टेक्नोलॉजी के नाम से जाना गया। कृषि की उत्पादकता में प्रादेशिक विषमताएं आई, असमानताएं आई, क्योंकि ज़्यादातर हरित क्रांति उन्हीं क्षेत्रों में सफल हुई जहां पर सिंचाई की विशेष सुविधाएं थी। भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू किया। जमींदारी प्रथा को उन्मूलन, कृषि भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण और चकबंदी जैसे कार्यक्रम चलाए गए, जिससे भारत में कृषि का विकास हुआ। संस्थागत वित्त एवं ऋण सुविधाएं, उपजों की सहायक मूल्यों का निर्धारण किया गया। किसानों के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया, जिससे किसान अपनी फसलों को जब मंडी में बेचने के लिए जाता है तो उसको अपनी फसल का उचित दाम मिलता है। उदारीकरण की नीति। 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार व्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को भी प्रभावित किया। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी का विकास। इन सब कार्यक्रमों के चलते बहुत सी फसलें जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, तिलहन, कपास, इनके उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्रता से हुआ। इसी प्रसार के साथ खेतों में रासायनिक उर्वरकों की खपत भी बढ़ी, कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ी, जिससे देश की जो मिट्टी थी, जो भूमि थी, उसका निम्नीकरण भी हुआ। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी गिरावट लाती है। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। हमारी सरकार कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मंडियों और यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी के निवेश को कम करती जा रही है। यानी कि जो हमारी सरकार किसानों के लिए जो सहायताएं देनी चाहिए, उस सहायता को धीरे धीरे कम करती जा रही है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायता, जिसको हम सब्सिडी के नाम से जानते हैं, कम करने से उत्पादन की जो लागत है, खर्च किसान का बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। विदेशी जो आयात होता है कृषि के उत्पादन का, अगर उसके ऊपर आयात कर घटा दिया जाता है तो उसका मूल्य
भारतीय जो कृषि उत्पादन है उससे कम हो जाता है, जिस कारण बाजार में भारतीय किसान को मूल्य के मामले में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिस कारण कुल मिला के कृषि में जो रोजगार है वो घट रहा है। खाद्य सुरक्षा। भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भाग को ये उपलब्ध नहीं होता तो वह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित है। हमारे देश के कुछ प्रदेशों, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों, जहां अधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। समाज के सभी वर्गों को खाद्यान्न उत्पादकता सुनिश्चित कराने के लिए हमारी सरकार ने सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके दो घटक हैं, एक तो बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में भंडारण करने की व्यवस्था। कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित करना, खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण की व्यवस्था करना भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कार्य है। उसके बाद जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम है वो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर लोगों को उपलब्ध कराता है। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, इससे निर्धन भोजन प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। भारतीय कृषि की समस्याएं। भारत में जो कृषि है उसकी सबसे प्रमुख समस्या है अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा और ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ की एक समस्या है। निम्न उत्पादकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। जैसे चावल, गेहूं, कपास, तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस तथा जापान से कम है। भूषण साधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी कम है, यानी कि प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी भारत में कम है। वित्तीय संसाधनों की बाध्यताओं तथा ऋणग्रस्तता। आधुनिक कृषि में लागत बहुत ज्यादा, खर्च बहुत ज्यादा होता है। गरीब छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम है, अतः वे कृषि में निवेश करने में असमर्थ होते हैं। बहुत से किसान विविध संस्थाओं तथा महाजनों से ऋण लेते हैं। कृषि से कम होती आय तथा फसलों के खराब होने से वे कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारतीय कृषि की। भूमि सुधारों की कमी। भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधार कार्यक्रमों को कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः फलीभूत नहीं किया जा सका। छोटे खेत तथा विखंडित जोत। भारत में गरीब तथा छोटे किसानों के पास छोटे भूजोत हैं तथा अधिकतर उनके जो खेत हैं वो बिखरे हुए हैं। कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है। कुछ राज्यों में चकबंदी के द्वारा वो जो बिखरे हुए खेत थे उनको किसान को एक समूह में देने की कोशिशें
की गई, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में ये चकबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। वाणिज्यकरण का अभाव। अधिकतर किसान अपनी जरूरत या स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं। इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है। अल्प बेरोजगारी। कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं होते। इस कारण कृषि क्षेत्र में 4 से 8 महीने तक बेरोजगारी रहती है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भू संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में और भी ज्यादा है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलक्रांतता, पानी का खड़ा रहना खेतों में, लवणता जिसको हम देसी भाषा में नूनी बोलते हैं, लवणता का बढ़ जाना तथा मृदा क्षारता के कारण बंजर हो चुका है। कीटनाशक रसायनों के अत्यधिक उपयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का सांद्रण हो गया है। यानी कि जितनी ज़्यादा हम रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उससे हमारी जो कृषि योग्य भूमि है वो धीरे धीरे निम्नीकृत होती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है, उसका उपजाऊपन खत्म होता जा रहा है। बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से भूमि में पुनः उर्वरता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है, जैसे नाइट्रोजन यौगीकरण। जल द्वारा मृदा अपर्दन तथा वायु अपर्दन भी भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, अर्थात पूरे विश्व के अन्य देशों के साथ जो हमारे देश के व्यापारिक संबंध हैं, आयात या निर्यात होता है, उन सब बातों का भारत की कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए उत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत के निर्यात किए जाने वाले मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन की शुरुआत इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डालने के कारण हुई। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से भी मना कर दिया गया था। अंग्रेजों को नील की आवश्यकता थी उद्योगों में कच्चे माल में प्रयोग करने के लिए, और वो भारतीय किसानों के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि खाद्यान्नों की कृषि करने की बजाय नील का उत्पादन करें। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, जिसको हम ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों के बिना की जाती है। इसका पर्यावरण तथा मानव पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए भारतीय किसानों को कार्बनिक कृषि को अपनाना चाहिए। यानी कि जो विश्व के लोगों की जो मांग है उसी अनुसार भारतीय किसानों ने भी अपनी खेती करने के ढंग में परिवर्तन करना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए, यानी कि फसलों को बदल बदल कर उगाना चाहिए।
खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों जैसे जट्रोफा और जोजोबा, फूलों और सब्जियां उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। इसलिए भारतीय किसानों को इस प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए। भारत में जलवायु विविधता है, इसका विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर के प्रमुख क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। कृषि के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं? शस्य प्रारूप किसे कहा जाता है? भारत में कौन कौन सी फसल ऋतुएं हैं, उनका वर्णन कीजिए। भारत की अलग अलग प्रमुख फसलों का उनके उपज की दशाएं, उत्पादन तथा वितरण के अनुसार वर्णन कीजिए। प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार कृषि में किस प्रकार से भारतीय सरकार ने किए, उनका वर्णन कीजिए। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है, इसका वर्णन कीजिए। खाद्य सुरक्षा किसे कहा जाता है? भारतीय कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं, वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण का भारतीय कृषि के ऊपर क्या नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन कीजिए। आपने इस वीडियो को देखा और इसी प्रकार के अन्य वीडियोज को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद।